हेलो। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने स्टार्ट किया था रिगार्डिंग द जीपैट 2025 का पीवाईक्यूज। हमारा जो सेशन है उसमें लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट किया था पीवाईक्यूज ऑफ द फार्माकोलॉजी एंड अलाइड सब्जेक्ट के क्वेश्चंस, राइट। तो हम लोगों ने लास्ट सेशन में कुछ क्वेश्चंस ले लिए थे। आज हम लोग थोड़ा सा इसको फिनिश करने की कोशिश करेंगे। तो आज हमारा सेक्शन खत्म होगा, वो होगा हमारा अब फार्माकोलॉजी अब पार्ट टू, मतलब जीपैट 2025 के पीवाईक्यूज। तो उसमें हम लोग जाते हैं। सबसे पहला वाला क्वेश्चन होता है, दिस इज रिगार्डिंग द मिरा बैकग्राउंड यूज्ड इन द ओवर एक्टिव ब्लैडर, राइट। तो पहले ही हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, जैसे ही ये ड्रग आती है तो हम लोगों को उसका क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए। क्लासिफिकेशन पता होने के लिए हम लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए ये जो ड्रग होती है वो कौन से जो हमारा टॉपिक होता है उसमें आता है। तो बेसिकली ये जो मेरा बैकग्राउंड होता है, दिस कम्स इन द एएनएस, और एएनएस में भी स्पेसिफिक उसका जो क्लास है वो डायरेक्टली हम आप लोगों का ये क्वेश्चन बन जाता है, और वो होता है बीटा 3 एड्रेनर्जिक अगोनिस्ट होता है। सॉरी। सो मेरा बैकग्राउंड यूज्ड इन द ओवरएक्टिव ब्लैडर। तो डायरेक्टली इसका जो क्लासिफिकेशन है वहां से हम लोगों को ये पता चलता है कि ये जो मेरा बैकग्राउंड होता है ये बीटा 3 एड्रेनर्जिक अगोनिस्ट होता है। तो अगर हम लोग इसके डिटेल्स देखेंगे मेरा बैकग्राउंड के, तो क्या है उसके बारे में देखेंगे। ये एक जो ड्रग है ये एड्रेनर्जिक रिसेप्टर अगोनिस्ट होती है, जो एक्चुअली यूज की जाती है ओवर एक्टिव ब्लैडर के लिए। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी हम लोगों को पता होना चाहिए। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, एज इट इज अगोनिस्ट, मतलब ये जो है वो सिलेक्टिवली स्टिमुलेट करता है बीटा 3 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को, एंड इन द मसल विच इज कॉल्ड एज द डी ट्रसर मसल। डी ट्रसर मसल वो होते हैं जो हम लोग बात करते हैं ना, दीज आर बेसिकली द लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स इन द ब्लैडर वॉल, उसको बोला जाता है ड्रिसर ड्रिसर सॉरी डिट्रसर मसल। तो हम लोग बात करते हैं, ये जो मेरा बैकग्राउंड होता है वो सिलेक्टिवली स्टिमुलेट करता है बीटा 3 एडेनर्जिक रिसेप्टर को, जो कि प्रेजेंट होते हैं इन द डी ट्रसर मसल में, जिसकी वजह से जो सीएमपी होता है उसकी जो क्वांटिटी होती है या फिर सीएमपी का जो लेवल होता है वो लेवल जो है वो इंक्रीज होता है। और जैसे आप लोग सभी को पता है, जैसे ही सीएमपी लेवल इंक्रीज हो जाता है देयर इज रिलैक्सेशन ऑफ द मसल, राइट। तो सीएमपी लेवल इंक्रीज हो गया, मसल का रिलैक्सेशन आ गया, और वो भी होगा ड्यूरिंग द स्टोरेज फेज। तो जो ब्लैडर मसल होते हैं, मतलब ये जो हमारे डिट्रसर मसल होते हैं, इनका रिलैक्सेशन हो चुका है, जिसकी वजह से जो ब्लैडर की कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, और जो यूरिन की अर्जेंसी होती है या फिर फ्रीक्वेंसी भी होती है वो भी डिक्रीज हो जाती है। तो अगर बाकी के हम लोगों को ये ऑप्शन देखने के हैं ए, सी और डी, तो इनके बारे में भी पता होना चाहिए। तो अगर हम लोग बात करते हैं नॉन सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर को, तो बेसिकली ये जो हमारे अल्फा ब्लॉकर होते हैं वो रिलैक्स करते हैं स्मूथ मसल को। ओके, मतलब वो भी स्मूथ मसल को ही रिलैक्स कर रहे हैं, लेकिन कहाँ के स्मूथ मसल को रिलैक्स करते हैं, इन द प्रोस्टेट एंड द ब्लैडर एंड नेक को। ओके, देन बीटा 3 तो हम लोगों ने देख लिया वाला है। फिर जो बीटा 2 अगोनिस्ट होते हैं वो मेनली एक्ट होते हैं ऑन द ब्रोंकियल स्मूथ मसल पैक होते हैं, इसलिए फिर उसको हम लोग यूज करते हैं इन द कंडीशन ऑफ द अस्थमा, जो ब्लैडर जो हम लोग बोलते हैं ना कि ब्लैडर डिसऑर्डर्स में हम लोग उसको यूज नहीं करते हैं। देन अगर हम लोग बात करेंगे सिलेक्टिव M3 एंटागोनिस्ट की, तो ये जो M3 एंटागोनिस्ट होते हैं उनको भी यूज किया जाता है इन द ओवर एक्टिव ब्लैडर में, लेकिन ये जो हमारा मेरा बैकग्राउंड होता है वो M3 एंटागोनिस्ट नहीं है, वो है हमारा अगोनिस्ट है, और वो भी होता है कौन सा, हमारा बीटा 3 अगोनिस्ट होता है, राइट। तो ये वाला क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो आता है वो देखेंगे, दे आर एंटी प्लेटलेट ड्रग एक्टिंग बाय द P2Y
12 एंटागोनिज्म। तो ये क्वेश्चन के लिए हम लोगों को सबसे पहले क्या पता होनी चाहिए, व्हाट इज द, यहाँ पे जैसे दिखाया गया है ड्रग कौन से बात हो रही है, एंटीप्लेटलेट ड्रग के बारे में बात हो रही है। कहाँ पे जाके ऐड हो रहा है, P2Y12। अब ये क्या किस्सा होता है वो पता होना चाहिए, क्योंकि एंटागोनिज्म करने के लिए इस रिसेप्टर के बारे में पता होना चाहिए। इसलिए हमारे रिसेप्टर का नाम होता है, दिस इज द P2Y12। ये है रिसेप्टर, राइट। ये जो रिसेप्टर होता है ये बेसिकली प्यूरिनर्जिक रिसेप्टर होता है। ओके, तो ये होता है प्यूरिनर्जिक रिसेप्टर। तो प्यूरिनर्जिक रिसेप्टर है मतलब कहीं ना कहीं पे तो प्रेजेंट रहेगा। तो बेसिकली ये जो है वो प्रेजेंट होता है ऑन द सरफेस ऑफ द प्लेटलेट। ओके, तो सरफेस ऑफ द प्लेटलेट के सरफेस पे, हाँ, सरफेस ऑफ द प्लेटलेट। तो अगर ये सरफेस पे प्लेटलेट के ऊपर प्रेजेंट रहता है तो इसका जो एक्शन होता है दैट इज इट टेक्स पार्ट इन द, मतलब जो हम लोग बोलेंगे एक्ट इन द प्लेटलेट का जो एग्रीगेशन होगा, प्लेटलेट एग्रीगेशन, एग्रीगेशन होता है इसमें यूज होगा। और अल्टीमेटली ये जो क्लॉट फॉर्मेशन होता है, तो दिस क्लॉट फॉर्मेशन में ये इन्वॉल्व होता है, राइट। तो ये हो गया इस क्वेश्चन के बारे में, हम लोग को ये इस रिसेप्टर के बारे में पता होना चाहिए। अब ये जो एंटीप्लेटलेट ड्रग्स है, तो ये सारे के सारे हमारे एंटीप्लेटलेट ड्रग्स है। तो पहले तो इसका क्या पता होना चाहिए, हम लोगों को क्लासिफिकेशन ही पता होना चाहिए। हम लोग जाएंगे सबसे पहले एंटीप्लेटलेट ड्रग के क्लासिफिकेशन पे, जिसमें आएंगे हमारे एंटीथ्रोम्बिक ड्रग्स भी आते हैं। तो हम लोग सीधा सीधा ही क्लासिफिकेशन में अगर पता रहा तो हम लोगों को ये ड्रग का जो क्वेश्चन है वो आसानी से बन जाएगा। तो एंटीप्लेटलेट ड्रग्स को हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला होता है वो कहलाता है थ्रोम्बोक्सिन सिंथेसिस इनहिबिटर, जिसमें आता है एग्जाम्पल एस्पिरिन। दूसरा होता है प्लेटलेट दैट इज सीएमपी इनहांसर, दैट इज द डायपायराडामोल। तीसरा जो होता है वो है हमारा हमारा P2Y12 रिसेप्टर ब्लॉकर्स। इसमें 3 आते हैं, दैट इज टिक्लोपिडिन, देन क्लोपिड्रोजेल एंड द अप्रासुग्रेल। और जो फोर्थ वाला होता है दिस इट इज द GP2B एंड द 3A एंटागोनिस्ट। इसमें आते हैं एप्सिक्सिमैब, ओके, देन इप्टीफिबिटिड एंड द टायरोफिबैन, राइट। तो ये जो हमारे P2Y12 रिसेप्टर ब्लॉकर्स है, इनमें भी 2 टाइप के आते हैं। मतलब इसको फर्दर हम लोग रिक्लासिफाई कर सकते हैं एज अ इरिवर्सिबल एंड द रिवर्सिबल ड्रग्स, राइट। तो ये जो हमारे P2Y12 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, उसमें से पहला कौन सा होता है, इरिवर्सिबल, जो कि आता है इन द क्लास विच इज कॉल्ड एज द थाइनोपायरिडिन। थाइनोपायरिडिन में आते हैं हमारे क्लोपिड्रोजेल, देन अप्रासुग्रेल एंड द टिक्लोपिडिन। और जो हमारे इरिवर्सिबल दैट इज नॉन थियोपायरिडिन होते हैं, उनमें आता है टिकाग्रेलोर एंड द कैनग्रेलोर, राइट, जो कि आईवी के थ्रू दिया जाता है। इसलिए ये अभी जैसे ही हम लोगों ने ये क्लास देख लिया वाला है, हम लोगों को सीधा सीधा ही आंसर मिल जाता है, दैट इज द क्लोपिड्रोजेल, राइट। तो मतलब अभी तक के हम लोगों ने जो क्वेश्चन देखे हैं वहां से हम लोगों को ये बात जानने के लिए मिली है कि अगर क्लास भी पता रहा ड्रग का तभी भी हम लोग सीधा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, राइट। उसके बाद में हम लोग जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वो आता है क्वेश्चन, मिथोट्रिक्सेट बायो आइसोस्टेरिक ग्रुप इज। तो सबसे पहले क्या पता होना चाहिए हम लोगों को, ये जो मिथोट्रिक्सेट होता है ये कौन सा ड्रग है और कहाँ पे जाके एक्ट करता है। तो ये जो मिथोट्रिक्सेट होता है ये बेसिकली हमारा फोलिक एसिड एंटागोनिस्ट होता है, राइट। सो वी कैन कॉल इट एज अ फोलिक एसिड एंटागोनिस्ट। तो ये जो फोलिक एसिड एंटागोनिस्ट होता है वो कहाँ कहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं, तो उसको यूज करेंगे हम लोग एज अ एंटी कैंसर ड्रग।
ओके, मतलब मैं सिंपली यहाँ पे लिख देता हूँ, इट कैन बी यूज इन द कैंसर, कैंसर में यूज करते हैं, या फिर जो रूमेटाइड अर्थराइटिस होता है उसमें भी हम लोग यूज कर सकते हैं इन ड्रग को। तो ये जो क्वेश्चन है हो गया, ये केमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी को कंबाइन करके बनाने वाला है, तो अब ये हम लोग बोल सकते हैं कि ये मेडिसिनल केमिस्ट्री वाला क्वेश्चन है। तो मिथोट्रिक्सेट बायोस्टेरिक ग्रुप इज, तो हम लोगों को पहले देखना पड़ेगा ये फोलिक एसिड एंटागोनिस्ट है, मींस वी हैव टू कंपेयर इट विद द स्ट्रक्चर ऑफ द फोलिक एसिड। मैंने यहाँ पे पहले ही जो फोलिक एसिड है उसका स्ट्रक्चर ऐड करके रखे वाला है। तो हम लोग यहाँ पे, हाँ, हम लोग यहाँ पे थोड़ा-सा देखेंगे फोलिक एसिड और ये जो हमारा मिथोट्रिक्सेट होता है, इन दोनों के बीच में का डिफरेंस, राइट? तो ये जो हमारा एक्चुअल जो डिफरेंस आता है, वो स्टार्ट होता है इन द टेरिडीन रिंग। तो फोलिक एसिड जो होता है, वो 3 चीज़ों से मिलके बना होता है। एक होती है टेरिडीन रिंग, देन पाबा, ओके, देन आता है हमारा ग्लूटामिक एसिड। तो हम लोग जभी भी मिथोट्रिक्सेट को कंपेयर करेंगे, तो हम लोग किसके साथ में कंपेयर कर रहे हैं? विद द टेरिडियन रिंग के साथ में। तो हम लोगों को ये देखने के लिए मिलता है, 4th पोजीशन पे यहाँ पे ओएच ग्रुप है और यहाँ पे होता है हमारा NH2 ग्रुप, राइट? तो ये चीज़ भी याद रखना है। और दूसरा वाला यहाँ पे NH के साथ में और यहाँ पे लगे वाला है CH3, ओके? तो ये 2 चीज़ें हम लोगों को ध्यान में रखनी है और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग जाएँगे हमारे क्वेश्चन के ऊपर। तो बायोस्टेरिक ग्रुप, तो हम लोग ये सबसे पहले देखेंगे, ये जो मिथोट्रिक्सेट होता है वो मिमिक करता है फोलिक एसिड को, राइट? और इसका जो की स्ट्रक्चर में चेंज कहाँ से आता है, ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है फोलिक एसिड का, उसको रिप्लेस करके यहाँ पे आता है NH2 ग्रुप, जिसकी वजह से उसकी जो बाइंडिंग होती है विद द डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज के साथ में, वो इंक्रीज हो जाती है सिग्निफिकेंटली। तो ये जो हमारा मिथोट्रिक्सेट होता है, अगर उसका हम लोग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे, तो बेसिकली दिस इज द कॉम्पिटिटिव इनिबिटर होता है डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज का, राइट? सो इस अब अगर इसने इनहिबिट कर दिया डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को, तो जो हमारा टेट्रा हाइड्रोफोलेट होता है वो सिंथेसाइज नहीं हो पाएगा। दैट्स व्हाई देयर इज डिक्रीज इन द लेवल ऑफ द टेट्राहाइड्रोफोलेट। और अगर टेट्राहाइड्रेट फोलेट ही नहीं आता है, देन देयर इज डिक्रीज इन द प्यूरिन एंड द थायमिडाइलेट सिंथेसिस, और उनकी ही अगर सिंथेसिस कम हो गई है, देन ये जो डीएनए की सिंथेसिस होती है वो इनहिबिट हो जाती है, राइट? तो और साथ में लो डोज में ये जो मिथोट्रिक्सेट होता है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन देता है। तो और किस तरीके से? तो हम लोग देखते हैं कि ये जो मिथोट्रिक्सेट होता है, इट विल लीड टू द एडेनोसिन रिलीज को इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से फिर इम्यूनोसप्रेसिव एंड द एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट आते हैं। इसलिए अगर हम लोग देखेंगे, जो बायोस्टेरिक ग्रुप्स हो गया है, राइट? तो OH की जगह पे कौन सा आ चुका है? NH2। तो यहाँ पे आएगा हमारा NH2, और वो भी किसके लिए आता होता है रिप्लेस? तो हम लोगों को ये पता चलता है इन द स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप में। तो यहाँ पे पता चलेगा कि OH को अगर NH2 से हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया, तब जो डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज के साथ में उसका बाइंडिंग होता है वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाता है। तो दिस इज रिगार्डिंग द मिथोट्रिक्सेट। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वो होता है सीक्वेंस ऑफ स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन इज। तो स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसा होता है, उसके अलग-अलग स्टेप्स क्या होते हैं, वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी एक बार यहाँ पे देखेंगे कि ये जो स्केलेटल मसल होते हैं उनका कॉन्ट्रैक्शन कैसा होता है, राइट? तो सबसे पहले हमारे पास में जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, ये जो न्यूरॉन्स है वो रिलीज करते हैं एसिटिल कोलिन, ओके? तो ये एसिटिल कोलिन को इन्होंने रिलीज कर दिया, ओके? जिसकी वजह से फिर यहाँ पे क्या होगा, देयर इज द डीपोलराइजेशन ऑफ द मोटर एंड प्लेट, राइट? अब जैसे ही ये डीपोलराइजेशन हो जाता है, ये जो एक्शन पोटेंशियल होता है, ये एक्शन पोटेंशियल जो है वो ट्रैवल होता है टू द
सी ट्यूबल्स में, राइट? तो ये जो एक्शन पोटेंशियल स्प्रेड हो गया है, एक्शन पोटेंशियल स्प्रेड होने के वजह से ये जो कैल्शियम होते हैं, राइट? तो दिस इज कैल्शियम प्लस, ये जो होते हैं वो रिलीज हो गए फ्रॉम द एसआर, राइट? तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ से कैल्शियम जो है रिलीज हो रहे हैं। फिर वो जो कैल्शियम होते हैं वो जाएंगे और बाइंड हो जाएंगे टू द ट्रोपोनिन। तो ये ट्रोपोनिन के साथ में जाके बाइंड हो गए हैं और जैसे ही ये बाइंड होते हैं ट्रोपोनिन के साथ में, देयर इज द ट्रोपोमाइसिन शिफ्ट, राइट? ये होने की वजह से देयर इज द क्रॉस लिंकिंग हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो थिक और थिन फिलामेंट्स होते हैं, एक थिक फिलामेंट होते हैं और दूसरा होता है वो थिन फिलामेंट, इनका इंटरेक्शन होता है जिसके वजह से फिर होता है मसल contraction. That means cross linking will cause the muscle contraction. तो ये जो हमारे स्मूथ मसल्स है, इनका मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए सिंपल अगर सीक्वेंस हम लोगों को ध्यान में रखना है, सबसे पहले कौन रिलीज होगा? एसिटिल कोलिन। वो उसके वजह से फिर रिलीज होगा कैल्शियम आयंस रिलीज होंगे, वो जाके बाइंड होंगे ट्रोपोनिन के साथ में, मतलब ट्रोपोनिन का एक्टिवेशन हो जाएगा, फिर हो जाएगा क्रॉस लिंकिंग और क्रॉस ब्रिज साइक्लिंग एंड दिस विल लीड टू द हमारा मसल कॉन्ट्रैक्शन। इसलिए अगर हम लोग इन सीक्वेंस में जाते हैं तो सबसे पहले कौन रिलीज हो रहा है? एसिटिलकोलिन। दैट मीन्स दिस इज फर्स्ट स्टेप। फिर उसके बाद में कैल्शियम रिलीज हो रहा है, उसके बाद में वो जाके बाइंड होता है ट्रोपोनिन के साथ में, और उसके बाद में जो एक्टिन एंड मायोसिन के क्रॉस लिंकिंग होती है, इसकी वजह से जो हमारा सही ऑप्शन होता है वो बन जाएगा बी ए सी डी, राइट? ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा ऑनलाइन में आप लोगों को भी जो अलग अलग कोर्सेस है, सब में आप लोगों को दिख रहा होगा, तो आप लोग चाहे तो वहां से रिस्पॉन्स दे सकते हैं, राइट? ये हो गया है। उसके बाद में आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज रिगार्डिंग द ट्राई मिथोप्रिम एंड द सल्फा मिथोक्साजोल का ब्लड कॉन्सेंट्रेशन रेशो कितना होता है, राइट? तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं ट्राइमिथोप्रिम एंड द सल्फा मिथोक्साजोल। ये जो ट्राइमिथोप्रिम और सल्फा मिथोक्साजोल होता है, हाँ, ये हमारा एंटीबायोटिक का कॉम्बिनेशन होता है। बेसिकली दिस इज द एंटीबायोटिक कॉम्बिनेशन, और इस एंटीबायोटिक कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं, और मतलब इनको जनरली बोला जाता है नोन एज द, हम लोग इसको जो नाम देते हैं को ट्राइमोक्साजोल, राइट? सो दिस इज कॉल्ड एज द को ट्राई मोक्साजोल, राइट? ये होता है हमारा इन दोनों का कॉम्बिनेशन। तो एक्चुअली इनका रेशियो कितना होता है वो जानने के लिए हम लोगों को इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखना पड़ेगा। तो ये कंबाइन दो दो ड्रग्स है, कौन सा है? ट्राइमिथोप्रिम एंड द सल्फामिथोक्साजोल। इनको ही बोला जाता है कंबाइन में को एट्रिमोक्साजोल। उनको दिया जाता है इन द डोज रेशियो ऑफ द 1:5 में। यहाँ पे ये होता है ट्रैप क्वेश्चन, राइट? क्योंकि हम लोगों को पूछा क्या गया है? ब्लड कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन हम लोग पढ़ के क्या जाते हैं? 1:5 पढ़ के जाते हैं, क्योंकि ये दिया जाता है गिवन इन द डोज रेशियो। तो ये एक जो है क्लासिक एग्जाम्पल है, इन क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ द ट्रैप क्वेश्चन, राइट? इसलिए जब हम लोग हमारे नोट्स वाली नोटबुक रहेंगे उसमें दोनों भी चीजें लिख के रखेंगे, तो गिवन डोज कौन सा होता है? 1:5 का। और जभी भी ये इसका एब्जॉर्प्शन होगा, क्योंकि दोनों का एब्जॉर्प्शन होता है वो डिफरेंट डिफरेंट एब्जॉर्प्शन होता है, दोनों की प्रोटीन बाइंडिंग भी डिफरेंट होती है, दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन भी ड्रग का डिफरेंट होता है, और एलिमिनेशन हाफ लाइफ भी डिफरेंट होती है। इसलिए इन दोनों का जो ब्लड या फिर प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन होता है वो बन जाता है 1:1। ओके, तो ये हो गया है। दैट्स वाई रादर देन 1:5 हमारा जो रेशो रहेगा वो रहेगा 1:1, क्योंकि ये रेशो पूछा गया है ब्लड कॉन्सेंट्रेशन का। अगर किस कॉन्सेंट्रेशन में
ये ड्रग दिया जाता है, ये अगर पूछा होता था तो वो हो जाता था हमारा 1:5 का कॉन्सेंट्रेशन। ओके, ये हो गया। देन आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टडी डिजाइन कंपेयरिंग द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूजर्स। ओके, ओसीपी यूजर्स मतलब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूजर्स के बारे में हो रहा है, विद द वेनस थ्रोम्बोसिस, मतलब जहाँ पे वेन्स में थ्रम्बाई होके है, उनके लिए कौन सी स्टडी डिजाइन को यूज किया जाता है? तो वो होता है बेसिकली केस कंट्रोल। और क्यों होता है केस कंट्रोल वो भी देखेंगे, क्योंकि ये जो केस कंट्रोल स्टडी होती है वो हमेशा स्टार्ट होती है विद द आउटकम के साथ में, मतलब डिसीज के साथ में स्टार्ट होगी। और जैसे कौन सा डिसीज है, डिसीज होने वाला है पेशेंट को विद द वेनस थ्रोम्बोसिस, वो पेशेंट को जो उनको वेनस थ्रोम्बोसिस हुआ है, फिर बैकवर्ड जाके देखा जाएगा कि यहाँ पे जो एक्सपोज़र हुआ है वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के साथ में हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो इसमें 2 चीज़ें हैं। केसेस कौन से हैं? जे ऐसे वुमेन जिनमें थ्रोम्बोसिस होता है। कंट्रोल कौन-सा है? वुमेन विदाउट द थ्रोम्बोसिस, राइट? फिर देखा जाएगा कि एक्सपोज़र जो होता है वो एक्सपोज़र किसका हो रहा है? दैट इज़ द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का वो कंपेयर किया जाएगा रिट्रोस्पेक्टिवली। इसलिए जो दूसरे वाले होते हैं ये हमारे इनकरेक्ट क्यों होते हैं? तो कोहॉर्ट मतलब जो होता है ऐसी स्टडी जो कि स्टार्ट होती है विद द एक्सपोज़र एंड फॉलोड फॉर द आउटकम। ओके, देन रैंडम कंट्रोल्ड जो स्टडी होती है वो एथिकली पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो इंड्यूस करना पॉसिबल नहीं होता है, मतलब नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ये वाला एथिकली नॉट पॉसिबल ये वाला स्टडी हो गया। देन क्रॉस सेक्शनल, यहाँ पे एक्सपोज़र और आउटकम होता है, मेज़र किया जाता है इन द सेम टाइम। तो ऐसा भी हम लोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस यहाँ पे अगर स्टडी डिज़ाइन को कंपेयर करना है, ऐसे पेशेंट्स जिनमें वेनस थ्रोम्बोसिस है और वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यूजर भी है, तो हम लोग उसको बोलते हैं केस कंट्रोल स्टडी, राइट? तो ये हो गया। देन आता है हमारा व्हाट इज द एंटीडोट फॉर द ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग। तो जब भी हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग की, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं ये जो ऑर्गेनोफॉस्फेट्स होते हैं, तो वी कैन से organophosphates. These organophosphates they basically इनिबिट कर, क्योंकि यहाँ पे तो हम लोग जाएंगे ही जाएंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट्स जाके वर्क कैसे करते हैं। तो ये ऑर्गेनोफॉस्फेट्स होते हैं, वो जाते हैं और इनहिबिट कर देते हैं जो एसिटिल कोलिन एस्टरेज होता है, राइट? सो दे इनहिबिट द एसिटिल कोलिन एस्टरेज। ये एसिटिल कोलिन एस्टरेज को ये जाके इनहिबिट करते हैं, राइट? तो अगर ये ऑर्गेनोफॉस्फेट का पॉइजनिंग हुआ है, तो वो जाके क्या कर रहे हैं? इनहिबिट कर रहे हैं एसिटिल कोलिन एस्टरेज के नाम के एंजाइम को। तो हम लोगों को ऐसा इन चारों में से देखना है, क्योंकि इसका एंटीडोट मतलब ये वाले एक्शन को रिवर्स करने वाला एक्शन होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे ये जो 4 हमारे ड्रग्स दिए वाले हैं, उनमें से जो एसिटिल कोलिन एस्टरेज होता है उसको इंड्यूस कौन करेगा? ये मतलब एक्टिवेट कौन करता है? तो फाइसोस्टिग्माइन है, ये उसको एक्टिवेट नहीं करता है। नॉलोक्सोन भी होता है, वो एसिटिल कोलिन एस्टरेज का इंड्यूसर नहीं है। तो कौन-सा होता है? दिस इज़ द प्राइलिडोक्सिन, सोडियम थायोसल्फेट भी नहीं होता है। तो हम लोग अगर ये टॉपिक आ चुका है तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। तो ये जो हमारे ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स होते हैं, वो इनहिबिट करते हैं एसिटिलकोलिन एस्टरेज को, जिसकी वजह से एक्युमुलेट हो जाता है एसिटिलकोलिन। और जो दैट इज़ प्राइलिडोक्सिम होता है, इसको बोला जाता है 2-पैम। ये रीएक्टिवेट करते हैं एसिटिलकोलिन एस्टरेज को और साथ में जो रिमूव कर देंगे जो फॉस्फेट ग्रुप होता है फ्रॉम द एंजाइम। तो किस तरीके से एक्टिवेट करते हैं? बाय रिमूविंग द फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम द एसिटिलकोलिन। और जो फाइसोस्टिग्माइन होता है वो ये ऑर्गेनोफॉस्फेट के पॉइजनिंग को और ज़्यादा बढ़ा देता है, राइट?
नैलोक्सेन होता है वो ओपॉइड एंटीडोट होता है और जो सोडियम थायोसल्फेट होता है वो साइनाइड एंटीडोट होता है और ये सारी चीजें हम लोगों को कहाँ पे देखने के लिए मिलेगी इन द टॉक्सिकोलॉजी में, राइट। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज रिगार्डिंग द वीगा बैट्रीन। तो ये जो वीगा बैट्रीन होता है, पर सबसे पहले तो वीगा बैट्रीन नाम आते से ही हम लोगों को पता होना चाहिए ये कौन से चैप्टर का है। तो बेसिकली वीगा बैट्रीन आता कहाँ पे है, इन द सीएनएस में। और सीएनएस में भी कौन सा वाला, इट इज बेसिकली एंटी इपिलेप्टिक ड्रग, एंटी इपिलेप्टिक ड्रग होता है। तो अगर ये हमारा एंटी इपिलेप्टिक ड्रग है तो हम लोगों को सबसे पहले तो उसका क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए, क्लासिफिकेशन ऑफ द एंटी इपिलेप्टिक ड्रग। सो आई विल जस्ट वंस show you the classification of the anti-epileptic drug। तो एंटी ड्रग में हम लोग देखते हैं, पहला आता है बार्बिट्रेट, फॉर एग्जांपल phenobarbital, देन deoxybarbiturate that is primidone, देन हैंडेनटॉइन, फिनिटोइन एंड फॉस्फेनिटोइन हो गए, देन इम्यूनोस्टिल्बिन्स होते हैं जिनमें कार्बामाजेपिन एंड द ऑक्स कार्बामाजेपिन आता है, सक्सिनामाइड दैट इज इथोसक्सिनामाइड, उसके बाद में एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जिनमें आते हैं दैट इज वेल्प्रोएट, मतलब वेल्प्रोइक एसिड एंड द डिवाल प्रो। उसके बाद में जो बेंजोडायजेपिन्स होते हैं उनमें आते हैं क्लोनाजेपाम, डायजेपाम, लोराजेपाम एंड द क्लोबाजाम। ओके, उसके बाद में जो फिनिल ट्राइजीन्स होते हैं उनमें आते हैं हमारे लैमोट्रिजिन। और जो न्यूअर ड्रग्स आते हैं या फिर हमारे जो साइक्लिक गाबा एनालॉग्स होते हैं, तो साइक्लिक गाबा एनालॉग्स में आता है गाबापेंटिन एंड द प्रीगाबालिन। लेकिन हमारा ड्रग का नाम कौन सा था, दैट इज द वीगा बैट्रिन। तो जब भी जैसे ही हम लोग बात करते हैं वीगा बैट्रिन की, इनमें से कोई भी नहीं है, वो जगह चला गया है न्यूअर ड्रग्स में। तो न्यूअर ड्रग्स में कौन से आ रहे हैं, दैट इज द टोपिरामेट, उसके बाद में जोनिसामाइड, देन लेवेटिरासिटाम, और यहाँ पे हम लोगों को दिखाई देता है वो होता है वीगाबैट्रिन, दैट इज उसके बाद में टीगाबाइन एंड द लैक्टोसामाइड। तो हम लोगों को ये पता चला कि हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, ये क्लास याद में रखते हैं और न्यूअर ड्रग्स को हमेशा छोड़ देते हैं, तो ऐसा भी नहीं करना होता है। तो हम लोगों को ये देखना है, ये जो वीगाबैट्रिन आता है वो कौन सा वाला है, इट इज द न्यूअर ड्रग, लेकिन उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पता होना चाहिए। वो इरिवर्सिबल इनिबिटर होता है गाबा ट्रांस अमाइनेज का। ओके, तो ये इनिबिटर होता है गाबा ट्रांस अमाइनेज का, जो कि जिसकी वजह से ये जो होता है वो प्रिवेंट करता है गाबा का ब्रेकडाउन, और उसके वजह से फिर जो गाबा की लेवल होती है सीएनएस में वो इंक्रीज हो जाएगी। ओके, तो इसलिए उसको फिर यूज किया जाता है इन द refractory epilepsy and the infantile spasm में, right। and this will cause the visual field defects भी ये cause कर सकता है। इसलिए हमारा यहाँ पे जो करेक्ट वाला ऑप्शन रहेगा वो रहेगा, इट इनिबिट्स द गाबा ट्रांस अमाइनेज, राइट। ये हो गया हमारा। उसके बाद में जो नेक्स्ट होता है, मिनट, यस, ओके, सॉरी मेरा ध्यान नहीं था, जब भी यहाँ पे आ रहे हैं तो कभी-कभी मैं फ्लो में चला जाता हूँ और उधर ध्यान नहीं रहता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देन आता है हमारा माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, राइट। तो ये देखो ऐसा क्वेश्चन आ गया है, तो सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, एनीमिया तो सभी को पता है, तो दो चीजें और पता होनी चाहिए, वो कौन सा होता है, माइक्रोसाइटिक का मतलब क्या होता है और दूसरा वाला दैट इज द हाइपोक्रोमिक का मतलब क्या होता है, राइट। तो बेसिकली अगर हम लोग ये क्वेश्चन देखेंगे तो ये जो एनीमिया है वो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होता है। मतलब जैसे हम लोग पढ़ते हैं तो फटक से दिमाग में आ ही जाता है। तो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं ये कैसा होता है। तो मैंने पहले बताया था कि ये जो एनीमिया होता है वो माइक्रोसाइटिक एनीमिया क्यों कहलाता है। ओके, ये जो माइक्रोसाइटिक होता है, माइक्रोसाइटिक का मतलब क्या है, यहाँ पे जो आरबीसीज होते हैं उनका जो साइज है
वो स्मॉलर होता है देन द नॉर्मल। मैक्रोसाइटिक का मतलब क्या होता है? या फिर हम लोग जिसको बोलते हैं ना मेगा, मेगा मतलब बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे माइक्रोसाइटिक मतलब क्या हो गया है? जो नॉर्मल से आरबीसीज का साइज छोटा होता है। ये एक पॉइंट। दूसरा वाला हाइपोक्रोमिक बोला जाता है। मतलब यहाँ पे जो हाइपोक्रोमिक, हाइपो मतलब कम, कम किसकी लेवल हो रही है? हीमोग्लोबिन की। तो दे हैव द रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन कंटेंट। मतलब जिसमें अगर हीमोग्लोबिन कंटेंट ही कम रहा तो वो बिल्कुल पेल दिखने लगते हैं, राइट? तो इसलिए इसका जो पैटर्न होता है वो क्लासिकली हम लोगों को दिखाई देता है इन द आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप सभी को पता है जो आयरन है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है इन द हीमोग्लोबिन सिंथेसिस में। अगर हम लोग उसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो 4 लोब्स में हम लोगों को के बीच में हम लोगों को दिखाई देता है Fe, राइट? तो अगर आयरन कम रहा तो हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। अगर हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन कम हो गया तो आरबीसीज जो होते हैं उसको कंपेंसेट करने के लिए वो फास्ट फास्ट डिवाइड होना स्टार्ट करेंगे। मतलब वो आरबीसीज जो होते हैं वो मोर टाइम डिवाइड होंगे टू मेंटेन द जिसको बोलते हैं ना सप्लाई मेंटेन करने के लिए, जिसके वजह से फिर स्मॉल और पेल जो सेल्स होते हैं वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो बाकी के भी अगर एनीमिया है तो वो भी हम लोग देख लेंगे, जिसमें सबसे पहला है अप्लास्टिक एनीमिया। अप्लास्टिक एनीमिया का मीनिंग क्या होता है? ये दीज आर यूजुअली द नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक। ओके, मतलब यहाँ पे अप्लास्टिक नॉर्मोसाइटिक मतलब नॉर्मल है और साइज भी नॉर्मल है और यहाँ पे हीमोग्लोबिन ये भी नॉर्मल होता है। ये होता है जो बोन मैरो फेल्योर होते हैं उनके वजह से। देन सेकंड होता है वो होता है पर्निशियस एनीमिया। इट इज बेसिकली द मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ये होता है मेगालोब्लास्टिक का मतलब क्या है? साइज जो होती है सेल्स की वो इंक्रीज हो गई है। वो होता है विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी की वजह से, जिसमें आरबीसी जो होते हैं वो मैक्रोसाइटिक हो जाते हैं। और हीमोलाइटिक एनीमिया ये होता है नॉर्मोसाइटिक एंड द नॉर्मोक्रोमिक। ओके, लेकिन यहाँ पे जो आरबीसीज होते हैं वो प्रीमैच्योरली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या फिर पुअरली फॉर्म होते हैं, राइट? दैट्स व्हाई और एक्चुअल जो आंसर होता है दैट इज द आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, राइट? ये वाला अभी क्वेश्चन है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? PDE4 इनहिबिटर यूज्ड इन द सीओपीडी। तो हम लोग बात करते हैं जब सीओपीडी की, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे PDE4 इनहिबिटर। PDE4 मतलब फास्फोडाइएस्टरेज 4, राइट? तो ये जो फास्ट बाद में इनके ऊपर तो जाएंगे ही जाएंगे ऑप्शन के ऊपर, पहले तो इसके बारे में पता होना चाहिए ना कि ये हमारा PDE4 मतलब कौन हो गया है? बेसिकली दिस इज द फास्फोडाइएस्टरेज। ये जो फास्फोडाइएस्टरेज होता है इसका काम क्या होता है? तो ये होता है वो रेगुलेट करता है जो इन्फ्लेमेशन होता है। ओके, so it will regulate the inflammation, इन्फ्लेमेशन। और किस तरीके से ये इन्फ्लेमेशन जो होता है उसको रेगुलेट करता है? बाय कंट्रोलिंग द लेवल ऑफ सीएमपी। रेगुलेट इन्फ्लेमेशन बाय controlling the level of the CAMP। तो CAMP के ये लेवल को कंट्रोल करता है और वो भी कौन से सेल्स में? जो हमारे इम्यून सेल्स हो गए या फिर लंग्स हो गए या फिर जो ब्रेन सेल्स हो गए। और हम लोग यहाँ पे सीओपीडी के बारे में बात कर रहे हैं तो हम लोग बात करेंगे लंग्स के बारे में। तो उसके लिए फिर कौन सी वाली जो ड्रग्स है जो उसको हम लोग यूज करते हैं, राइट? तो इसके लिए जो स्पेसिफिक ड्रग होती है वो होती है इट इज कॉल्ड एज द रेस्लीजुमैब। ओके, सो सॉरी, दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन। तो ये एक्चुअली सही सही वाला ऑप्शन होता है दैट इज द रोफ्लुमिलास। तो किस तरीके से ये आंसर सही होता है उसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो जो फास्फोडाइएस्टरेज 4 होता है उसके इनिबिटर होते हैं, वो डायरेक्टली जाके इनिबिट करेंगे फास्फोडाइएस्टरेज 4 को इन द इन्फ्लेमेटरी सेल्स।
और इन्फ्लेमेटरी सेल्स हमारे होते हैं, वो है न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेजेस एंड द टी सेल्स। जैसे ही मैंने बताया किस तरीके से ये एक्ट होते हैं। दिस एक्ट बाय द इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ द सीएमपी, और जिसके वजह से फिर जो इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स होते हैं उनका रिलीज जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। और ये जो हमारा ड्रग है, ड्रग का नाम कौन सा है? दिस इज द रोफ्लुमिलास। ये जो रोफ्लुमिलास होता है वो सिलेक्टिव पीडी दैट इज फॉस्फोडाइस डाइस्ट्रेस 4 इनहिबिटर होता है, और ये एड ऑन थेरेपी में हम लोग यूज करते हैं इन द सीवियर सीओपीडी कंडीशन में। मतलब नॉर्मल सीओपीडी वाला ये नॉर्मली जो क्लासिफिकेशन देखते हैं हम लोग उसमें नहीं मिलता है हम लोगों को, वो एक्चुअली यूज होता है इन द एड ऑन थेरेपी में, राइट? और उसके पास में होती है एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन। और बाकी ये जो होता है, जैसे रेस्लीज़ुमैब, ज़ुमैब जहाँ पे लग गया वो होता है हमारे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। ये इसको यूज किया जाता है इन द सीवियर इओसिनोफिलिक अस्थमा। ओके, उसको सीओपीडी में यूज नहीं करते, राइट? दूसरा होता है वो होता है क्रोमोग्लाइसेट, दैट इज सोडियम क्रोमोग्लाइसेट। ये मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स होते हैं और उसको यूज किया जाता है इन द दैट इज एलर्जिक अस्थमा में। और जो मॉन्टेलुकास्ट होता है, ये ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होते हैं, उसको हम लोग अस्थमा और एलर्जिक राइनाइटिस में यूज करते हैं, राइट? ओके, जस्ट मिनट। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, ये होता है रिगार्डिंग द बेम्पेडोइक एसिड लोअर्स द कोलेस्टेरॉल बाय इनहिबिटिंग। अब यहाँ पे जैसे ही क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन में दिया गया है इसका क्लास कौन सा वाला है? दिस इज डिक्रीजिंग द कोलेस्ट्रॉल, मतलब कौन सा हो गया है? इट इज एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग, राइट? अगर ये हमारा बेम्पेडोइक एसिड हो गया, ये एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग होता है, मतलब सिंपल सी बात होती है, ये लिपिड जो लोअरिंग ड्रग हो गया होता है। तो ये जो लिपिड लोअरिंग ड्रग है वो एक्ट होता है बाय इनहिबिटिंग द एटीपी सिट्रेट लाइज। और किस तरीके से ये वर्क करता है वो हम लोग देखते हैं। तो ये जो बेम्पेडोइक एसिड होता है, ये न्यू वाला ड्रग है, मतलब न्यूअर ओरल लिपिड लोअरिंग ड्रग होता है। वो डिक्रीज करता है कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस को बाय इनहिबिटिंग द एटीपी सिट्रेट लाइज, तो इसको हम लोग एसीएल बोलेंगे। तो ये जो एटीपी सिट्रेट लाइज होता है, वो एक्ट करता है अपस्ट्रीम ऑफ द मतलब ये जो एचएमजी कोई रिडक्टेज होता है इन कोलेस्टेरॉल बायोसिंथेसिस पाथवे। ओके, अब जिसका इनिबिशन होने की वजह से जो एसिटिल कोए की अवेलेबिलिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है, और उसके वजह से जो हिपेटिक कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस हो गया, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस ही कहाँ पे होता है? इन द लिवर में, तो वो डिक्रीज हो जाता है। ओके, जिसकी वजह से देयर इज अप रेगुलेशन ऑफ द एलडीएल रिसेप्टर एंड इंक्रीज एलडीएल कोलेस्टेरॉल क्लियरेंस हो जाएगा। तो सो दिस इज कॉल्ड रिगार्डिंग द बेम्पेडोइक एसिड। तो दूसरे ऑप्शंस अगर हम लोग बात करते हैं, तो पहला वाला हो गया हमारा एमटीपी, दैट इज द माइक्रोसोमल ट्राइग्लिसराइड ट्रांसफर प्रोटीन। ये जो है ये प्रोटीन एक्चुअली इनिबिट होता है बाय द ड्रग व्हिच इज कॉल्ड एज द लोमेटापाइड। ओके, दूसरा वाला अपो बी 100 synthesis which is targeted by the मिपो मर्सेन। ओके, और जो पीसीएस
K9, this is inhibited by the PCSK inhibitors. For example, जो हमारे इवोलोक्यूमैब एंड द एलिरोक्यूमैब जो ड्रग्स होते हैं, एंटीबॉडीज हो गया, राइट, उनके उनसे ये जो होता है वो इनिबिट हो जाता है, राइट। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा बेम्पेडोइक एसिड। उसके बाद में नेक्स्ट जो है ड्रग जो कॉज करती है हैंड फुट सिंड्रोम, मतलब सिंपली हम लोगों को डायरेक्टली ड्रग का जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन होती है वो अब पता होनी चाहिए। उसके लिए तो सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए व्हाट इज द हैंड फुट सिंड्रोम के बारे में। हैंड फुट जो सिंड्रोम होता है विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द पाल्मर प्लांटर, दिस इज इरिथ्रोडिसेस्थेनिया, सॉरी सेस्थेसिया, मतलब सिंपली हम लोग उसको बोलेंगे हैंड फुट सिंड्रोम विच इज, अभी हैंड फुट सिंड्रोम मतलब यहाँ पे जो रेडनेस होगा हैंड और फुट में, स्वेलिंग होगा और पेन होगा, एज वेल एज tingling and the burning sensation and peeling and blistering होगा पाम और सोल्स के ऊपर, राइट। तो इसके लिए जो ड्रग रिस्पॉन्सिबल होती है उस ड्रग का नाम होता है कैपेसिटाबाइन। अब ये जो कैपेसिटाबाइन है ये ओरल प्रोड्रग होता है फॉर द 5 फ्लोरोयूरेसिल का, राइट, जिसकी वजह से फिर इसका जो हाई इंसिडेंट रहता है फॉर द कैपे, इसको बोलेंगे ना हैंड फुट सिंड्रोम का, राइट। तो दूसरे वाले अगर ऑप्शंस देखेंगे हम लोग तो उसमें आता है हमारा विनक्रिस्टिन। विनक्रिस्टिन जो है वो कॉज करता है पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ओके। देन मिथोट्रिक्सेट होता है वो कॉज करता है माइलोसप्रेशन, म्यूकोसाइटिस एंड द हिपेटोटॉक्सिसिटी। एंड जो डॉक्सोरुबिसिन का एडवर्स ड्रग रिएक्शन होता है वो होता है कार्डियोटॉक्सिसिटी, एलोपेशिया एंड द माइलोसप्रेशन। इसलिए हमारा जो सही ऑप्शन रहेगा दैट इज द कैपेसिटाबिन विच इज द प्रोडक्ट ऑफ द 5 फ्लोरोयूरेसिल, ओके। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है, मिनट, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो होता है हमारा सिलेक्टिव अल्फा 2 नेजल डीकंजेस्टेंट। तो यहाँ पे हम लोग जो देखते हैं अल्फा 2 नेजल जो डीकंजेस्टेंट होता है, तो बिल्कुल सिंपल है, वो सीधा हम लोग ये रेस्पिरेटरी में जाएगा। अभी अभी इसका जो मॉक टेस्ट है वो आ चुका है फार्माकोलॉजी थर्ड पेपर के लिए, तो वहां पे भी आप लोगों को ये क्वेश्चन मिल जाता है। तो सिलेक्टिव अल्फा 2 नेजल डिकंजेस्टेंट है, दिस इज रिगार्डिंग ये वाला होता है हमारा ऑक्सीमेटाजोलिन। तो ये ऑक्सीमेटाजोलिन कैसे काम करता है और बाकी के क्या होते हैं उनके बारे में देखेंगे। तो मेटाजोलिन जो है ये हमारा जैसे एज नेम इंडिकेट इट इज द सिलेक्टिव अल्फा 2 एड्रेनर्जिक अगोनिस्ट होता है, ओके। साथ में कुछ उसकी अल्फा 1 एक्शन भी होती है। उस ये यूजुअली यूज होता है टॉपिकली एज अ नेजल डिकंजेस्टेंट और ये कॉज करता है वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द जो नेजल म्यूकोसा होता है, नेजल म्यूकोसा का ये कॉज करेगा वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन, ओके। तो मतलब उसके जो ब्लड वेसल है वहां का वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा और इसके वजह से फिर रैपिड रिलीफ होता है इन द नेजल कंजेशन। इन दोनों भी कंडीशन में राइनाइटिस एंड द हमारा साइनसाइटिस, ओके। तो उसमें जो बाकी के ड्रग्स दिए वाले हैं उनके बारे में भी देखते हैं। लोराटाइडिन, लोराटाइडिन जो है वो H1 एंटीहिस्टामाइन है दैट इज नॉन सेडेटिंग, जिसको यूज किया जाता है इन द एलर्जिक राइनाइटिस की कंडीशन में। दूसरा वाला मॉन्टुलुकास आप सभी को पता ही है, वो ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है, जिसको मॉन्टुलुकास को काफी यूज करते हैं हम लोग अस्थमा एंड द एलर्जी एलर्जी में। और सेट्रिजिन ये भी फेमस है दैट इज द H1 एंटीहिस्टामाइन जो कि माइल्डली एसिडेटिंग होता है। तो ये हो गया है हमारा सिलेक्टिव अल्फा 2 नेजल डीकंजेस्टेंट, ओके। नेक्स्ट जो होता है वो होता है हमारा दिस इज द बाम्ब्यूटेरॉल, ओके। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, ये सबको आना ही चाहिए, आना मतलब आना ही होता है। तो किसी कोई बता सकता है? मैंने अभी अभी बोला है कि बाम्ब्यूटेरॉल ये बिल्कुल सिंपल है, बहुत ही फेमस ड्रग है। तो बेटा कोई बता सकता है? बॉम्बीटेरॉल नहीं, राइट। तो बॉम्बीटेरॉल जो है ये जो होता है हमारा
प्रोड्रग होता है। ओके, और दिस इज द प्रोड्रग ऑफ द डायरेक्टली, ये होता है प्रोड्रग ऑफ द टर्बिटालिन। और इनके एक्शंस क्या होते हैं, मतलब दिस आर गोइंग टू एक्ट एज अ ब्रोंको डायलेटर। तो हम लोग इनके एक्शन भी देखेंगे। तो बॉम्बिटेरॉल है वो प्रोड्रग होता है टर्बिटालिन का। ओके, जिसकी वजह से जो बॉम्बिटेरॉल है उसकी जो ओरल बायोअवेलेबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है, एज़ इट इज़ प्रोड्रग बिकॉज़ इट विल गेट कन्वर्टेड इंटू द टर्बिटालिन, इट विल हैव द लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, जिसकी वजह से फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ डोजिंग जो होता है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। तो ये जो बॉम्बिटेरॉल होता है वो कन्वर्ट होता है इन द टर्बिटालिन में। उसके लिए जो एंजाइम लगता है वो एंजाइम का नाम होता है अ, ब्यूटाइरिल कोलिन एस्टरेज। ओके, तो ये जो हम लोग बात करते हैं, ये जो प्लाज्मा एस्टरेजेस होते हैं, तो ये प्लाज्मा एस्टरेजेस जिसका नाम क्या है, ब्यूटेरिल कोलिन एस्टरेजेस, जो कन्वर्ट करते हैं बेम्बुटेरॉल को टू द टर्बिटालिन में, राइट? तो ये हो गया है। फिर बाकी के अगर हम लोग देखेंगे, जो अल्ब्यूटेरॉल होता है, इट इज कोई ये स्ट्रक्चरली बिल्कुल यही नहीं होता है। और साथ में अल्ब्यूटेरॉल मतलब ही कौन होता है, इट इज द साल्ब्यूटामॉल, जो इटसेल्फ इज अ एक्टिव ड्रग होता है। उसके बाद में जो इंडा कैटेरॉल होता है, ये अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 अगोनिस्ट होता है, और ये भी बॉम्बिटेरॉल के साथ में रिलेटेड नहीं है। और जो साल्मेटेरॉल होता है, ये भी लॉन्ग एक्टिंग बीटा अगोनिस्ट होता है, लेकिन इसका केमिकल स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन था ये हमारा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये भी बिल्कुल सबको आना ही चाहिए क्योंकि ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन। एचआईवी इन्फेक्शन जो जब भी होता है, तब इंसान की जो इम्यून सिस्टम होती है वो डिक्रीज हो जाती है। तो हम लोग इजीली बता सकते हैं कि यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है एचआईवी का, वो दिमाग में फिक्स ही करके रखने का है, डिप्लीशन ऑफ द CD4 प्लस सेल, जिसको हम लोग हेल्पर टी सेल बोलते हैं। तो ये किस तरीके से होगा वो हम लोग देखेंगे। तो अगर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखेंगे एचआईवी का, तो वहां पे डिप्लीशन होता है CD4 प्लस टी हेल्पर जो लिम्फोसाइट्स होते हैं। ओके, अब ये होता कैसे है वो हम लोग देखेंगे। जो एचआईवी होता है वो यूज करता है CD4 रिसेप्टर को, जिसकी वजह से वो एंटर करता है सेल में। फिर जो इन्फेक्टेड हमारे CD4 सेल्स रहते हैं, उनको ये जो वायरस होता है, या वो डायरेक्टली डिस्ट्रॉय करता है, या फिर ये जो सेल्स होते हैं वो उनके, हम लोग बोलते हैं ना कि इम्यूनो डेफिशिएंसी ना, मतलब जो हमारा इम्यूनो मैकेनिज्म होता है उसकी वजह से भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब जो CD4 सेल्स में कमी आती है उसकी वजह से फिर होती है इम्यूनो डेफिशिएंसी, दैट्स व्हाई देयर आर चांसेस ऑफ द अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन। बिल्कुल सही था बेटा आपका ऑप्शन, दैट इज ए, दैट इज द डिप्लीशन ऑफ द CD4 सेल। अब दूसरे भी ऑप्शंस देख लेते हैं कि यहाँ पे इंक्रीज एनके सेल्स। ओके, तो दो जो हमारे किलर सेल्स होते हैं, यहाँ पे किलर सेल्स तो पॉसिबल ही नहीं इंक्रीज होना, क्योंकि ये डिफाइनिंग फीचर होता ही नहीं है। ओके, यहाँ पे एक्चुअली जो किलर सेल्स होते हैं उनका फंक्शन जो है वो इम्पेयर्ड होता है। इंक्रीज इन द बी सेल्स। ओके, बी सेल नंबर जो है वो नॉर्मल रहता है, नहीं तो इंक्रीज रहता है, लेकिन ये कोई हॉलमार्क फीचर नहीं हो गया। और डिक्रीज CD8 सेल, ये जो CD8 सेल होते हैं वो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होते हैं, वो नॉर्मल या फिर इंक्रीज होते हैं। और लेकिन जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है वो होता है CD4 टी सेल्स का डिप्लीशन। ओके, अब हाँ, नेक्स्ट जो होता है वो होता है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस विद द एम्फोटेरेसिन बी। तो जब भी हम लोग बात करेंगे, just a minute, एम्फोटेरेसिन बी का हम लोगों को ये देख रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस विद द एम्फोटेरेसिन बी इज कॉल्ड एज द, इनमें से
कौन-सी चीज़ होती है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस? कौन-सा इलेक्ट्रोलाइट्स होता है जिसका इम्बैलेंस करेगा एम्फोटेरिसिन बी? कोई बता सकता है? जैसे यहाँ पे क्या बोला बोला जाता है, पहला हो गया हाइपर मैग्नेसेमिया मतलब क्या किसमें इंक्रीज़ हो जाएगा? हाइपर मतलब इंक्रीज़, मैग्नीशियम, हाइपोकैलेमिया, ओके? तो उसके बाद में हाइपोकैल्शियमिया एंड हाइपरकैल्शियमिया। तो हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ऑफ द एम्फोटेरिसिन बी। बेसिकली ये एम्फोटेरिसिन बी का एडवर्स ड्रग रिएक्शन भी बोला जा सकता है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं वो होता है हाइपोकैलेमिया। तो हाइपोकैलेमिया क्यों होता है, वो हम लोग देखेंगे, मतलब उसका प्रोसेस। तो एम्फोटेरिसिन बी है, वो एक्चुअली क्यों होता है ये बाइंड करता है एर्गोस्टेरॉल को मतलब फंगाई को। वो तो उसका मेन रोल हो गया। लेकिन साथ में एम्फोटेरिसिन बी जो होता है वो अफेक्ट करता है जो मैमेलियन सेल के मेम्ब्रेन्स होते हैं उसको भी अफेक्ट करता है। जिसकी वजह से जो ये जो एम्फोटेरिसिन बी है वो कॉज़ करता है रीनल ट्यूबुलर डैमेज को। अब जिसकी वजह से देयर इज़ लॉस ऑफ द पोटेशियम एंड द मैग्नीशियम और जो पोटेशियम का लॉस होता है एंड धिस लॉस ऑफ द पोटेशियम इज़ कॉल्ड एज़ द हाइपोकैलेमिया। वो मोस्ट कॉमन इलेक्ट्रोलाइट एब्नॉर्मैलिटी होती है। साथ में हाइपोमैग्नीशियम में यह भी होता है, लेकिन मोस्ट कॉमन कौन-सा होता है? दैट इज़ द पोटेशियम का डिक्रीज़ होना, ओके। फिर इसमें हम लोग देखेंगे हाइपरमैग्नेशिमिया। एक्चुअली हो क्या रहा है? हाइपोमैग्नेशिमिया, राइट? देन हाइपोकैल्सीमिया, ये तो कोई भी नहीं है, इसलिए सीधा-सीधा ही हम लोग देखते हैं दैट इज़ द हाइपोकैलेमिया, राइट? अब ये वाला बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन है, जिन्होंने सीवीएस का अच्छे से पढ़ के रखा होगा और वो भी सीवीएस में भी कौन-सा वाला चैप्टर है? एंटी एरिथमिक ड्रग होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है मैच द फॉलोइंग। तो 4 क्लास दिए गए हैं एंटी एरिथमिक ड्रग के। इन एंटी एरिथमिक ड्रग को मैंने खुद ने बहुत डिटेल में पढ़ा के रखा है कि पोलराइजेशन, डिपोलराइजेशन कैसा होता है, एरिथमिया मतलब क्या होता है, उसकी क्लासिफिकेशन हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ के रखा है, राइट? तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को ये मैच करना है, तो इसके लिए सबसे पहले तो पता होने चाहिए ये जो 4 क्लासेस है, उनकी क्लासेस के नाम क्या होते हैं? तो हम लोग पहले नाम पे जाएँगे। तो पहला जो क्लास होता है क्लास 1 दीज़ आर कॉल्ड एज़ द सोडियम चैनल ब्लॉकर। मतलब ये सोडियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो गिवन लिस्ट है उसमें से जो ड्रग है दैट इज़ द डायसोपायरानामाइड। तो ये जो है वो ब्लॉक करते हैं फास्ट सोडियम चैनल्स इन द फेज़ 0 ऑफ द एक्शन पोटेंशियल। इसके लिए पूरा लेक्चर देखना आप लोगों को ज़रूरी होता है। एक्शन पोटेंशियल कैसे एरिथमिया में होता है, मतलब एक्चुअल एक्शन पोटेंशियल कैसा होता है और चेंजेस कहाँ-कहाँ पे होते हैं। ओके, ये जो ड्रग्स होती है इसका सब क्लास है क्लास 1A, राइट? दूसरा है क्लास 2। ये जो होता है वो होता है बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर। तो ये जो बीटा 1 सिलेक्टिव एड्रेनर्जिक ब्लॉकर होते हैं जो कि रिड्यूस करते हैं एसए नोड की एटोमेटिसिटी एंड द एवी नोड का कंडक्शन। फिर जो थर्ड वाला जो क्लास होता है दैट इज क्लास 3। दीज आर द पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स। तो ये जो है वो प्रोलॉन्ग करते हैं फेज 3 के रिपोलराइजेशन को, जिसके वजह से जो एक्शन पोटेंशियल का ड्यूरेशन होता है वो इंक्रीज होता है। साथ में रिफ्रैक्टरी जो पीरियड होता है उसका पीरियड भी इंक्रीज होता है, राइट? उसके बाद में जो क्लास 4 वाला हमारा ड्रग होता है दिस इज द कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। तो या ये जो है वो ब्लॉक करता है एल टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल्स और कैल्शियम चैनल्स की वजह से ये मेनली एक्ट होता है एसए नोड और द एवी नोड, जिसकी वजह से कंडक्शन जो होता है वो कम हो जाता है। इसलिए अब अगर हम लोग ये देख के यहाँ पे देखेंगे तो सिंपल सा डायरेक्ट डायरेक्ट ही दिया दिया गया है। तो ऑप्शन ही बहुत अच्छे लगाए गए हैं। क्लास 1 वाला कौन-सा है? दैट इज़ द डायसोपायरामाइड, ओके। उसके बाद में क्लास 2 दैट इज़ द मेटोप्रोलॉल हो गया है, राइट? उसके बाद में क्लास 3 वाला दैट इज़ एमियोडारोन एंड क्लास 4 दैट इज़ द वेरापामिल। मतलब हमारा जो सेकंड वाला ऑप्शन होता है वो सही हो गया, राइट? उसके बाद में फिर से मैच द फॉलोइंग आया गया।
अब इसमें डिफरेंट-डिफरेंट हमारे ड्रग्स है, जो कि आप लोगों को पता होने चाहिए और ये जो ड्रग्स होते हैं, वो बिल्कुल सिंपल से हमारे ड्रग्स होते हैं, मतलब अल्काइलेटिंग एजेंट। कहाँ पे आ रहा है? एंटी कैंसर ड्रग्स में हम लोगों को देखना पड़ेगा, तो देख लेंगे अल्काइलेटिंग एजेंट कौन-सा वाला है? दिस इज़ द मेक्लोरेथामाइन किस तरीके से एक्ट करता है? दिस बिलॉन्ग्स टू द जो मेक्लोरेथामाइन होता है, वो आता है नाइट्रोजन मस्टर्ड्स में और वो कॉज़ करता है डीएनए के क्रॉस लिंकिंग को। देन प्लैटिनम एनालॉग जो होता है, एज़ नेम इंडिकेट दिस इज़ द सिस्प्लैटिन। ओके, तो ये जो फॉर्म करता है प्लैटिनम डीएनए का एडक्ट फॉर्म कर देगा। देन एंटी मेटाबोलाइट वो तो हमारा 5 फ्लोरोयूरेसिल होगा, जो कि पाइरिमिडिन एनालॉग होता है। दैट्स इट विल कॉज़ द थायमिडाइलेट जो सिंथेस होता है उसका इन्हिबिशन कॉज़ करता है और जो ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर इन्हिबिटर्स होते हैं, दीज़ आर द सेटुक्सिमैब जो कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के अगेंस्ट में एक्ट करते हैं, मतलब जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ होते हैं। इसलिए हमारा यहाँ पे जो ऑप्शन होता है, वो भी सेम ही लगे वाले हैं, अल्काइलेटिंग एजेंट हमारा कौन-सा था? दिस इज़ द मेक्लोरेथामाइन उसके बाद में प्लैटिनम एनालॉग सिस्प्लैटिन, एंटी मेटाबोलाइट 5 फ्लोरोयूरेसिल एंड द सेटुक्सिमैब दैट इज़ द ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर इन्हिबिटर। इसकी वजह से कौन-सा वाला सही आता है इसमें? 1 ए 2B, 3C एंड 4D दैट इज़ द सेकंड ऑप्शन। ओके, फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, वो क्वेश्चन होता है व्हिच एंटी कन्वर्जेंट एक्ट ऑन द सिलेक्टिव मॉलिक्यूलर टारगेट। 3 क्वेश्चन है, हम लोग को फटाफट देख लेते हैं। तो एंटी कन्वर्जेंट हम लोगों को देखने का है, जो कि एक्ट हो रहा है इन द सिलेक्टिव मॉलिक्यूलर टारगेट के ऊपर एक्ट होता है। तो हम लोगों को उसके लिए जो ड्रग होती है दिस इज कॉल्ड एज द टिगाबिन। किस तरीके से? तो जो भी एंटी कन्वर्जेंट्स होते हैं उसमें ये टिगाबिन है वो हाईली सिलेक्टिव मॉलिक्यूलर टारगेट के ऊपर एक्ट करता है और ये जो टिगा किस तरीके से उसका मैकेनिज्म देखेंगे। तो ये जो टिगाबिन है वो सिलेक्टिवली इनिबिट करता है जो गाबा ट्रांसपोर्टर्स होते हैं दैट इज द गैट वन को। ओके, ये हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ के रखे वाला है हमारे लेक्चर सीरीज में, राइट? जिसकी वजह से ये जो होते हैं वो ब्लॉक करते हैं रीअपटेक ऑफ द गाबा इनटू द प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स एंड द ग्लियल सेल्स में, जिसके वजह से जो बाहर का जो गाबा सेल का सॉरी गाबा का कॉन्सेंट्रेशन होता है वो इंक्रीज हो जाएगा। दैट इज देयर इज इंक्रीज इन द एक्स्ट्रा, क्योंकि वो अपटेक ही नहीं होगा, मतलब रीअपटेक नहीं होगा, तो बाहर का कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो गाबा का ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से एनहांस हो जाएगा, जो इन्हिबिटरी जो न्यूरोट्रांसमिशन होता है वो एनहांस हो जाता है। और ये जो स्पेसिफिसिटी होती है टिगाबिन की फॉर द गैट ए दैट इज़ जो ट्रांसपोर्टर होते हैं अलग-अलग हमारे गैट ट्रांसपोर्टर का में उनमें का गैट ए के लिए सिलेक्टिव होता है टाइगाबिन। ओके, बाकी के देखेंगे तो जो प्रीगैबेलिन होता है वो बाइंड करता है अल्फा टू डेल्टा सब यूनिट ऑफ द वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल को। ओके, लेकिन ये कंसिडर नहीं हो रहा है, सिंगल हाईली सिलेक्टिव नहीं होता है। लिमोट्रिगिन ये ब्लॉक करता है वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स को। ओके, और अफेक्ट करता है ग्लूटामाइन रिलीज को, लेकिन इसके मल्टीपल मैकेनिज्म होते हैं। गाबापेंटिन ये भी अल्फा टू डेल्टा कैल्शियम चैनल जो होते हैं उनको सब यूनिट को ये ब्लॉक करता है, मतलब एक्ट करता है और ये भी सिमिलर होता है प्रीगैबेलिन। तो क्लासिक वाला हमारा जो ड्रग होता है दिस इज द टिगाबिन, राइट? उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन है, हाँ, जस्ट 2 ही क्वेश्चन बचे वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है वो होता है इफेक्ट ऑफ को एडमिनिस्ट्रिंग डिल्टियाजेम विद द साइक्लोस्पोरिन। ओके, कल भी हम लोगों ने इस टाइप का क्वेश्चन देखा था। तो हम लोगों को 2 ड्रग दिए गए हैं। एक ड्रग होता है जिसका नाम है दिस इज द डिल्टियाजेम और जो दूसरा वाला होता है वो होता है साइक्लोस्पोरिन। ओके, इनके एक्शन तो छोड़ो, दोनों में कॉमन जो है वो कौन-सी चीज़ होती है, वो हम लोग देखेंगे।
तो वो दोनों भी जो होते हैं वो CYP मतलब साइटोक्रोम P450 और उसमें भी 3F4 जैसे मैंने कल ही आप लोगों को बताया था, जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो होता है 3F4। तो इनमें से एक जो है वो इंड्यूसर है और दूसरा जो है वो मेटाबोलाइज होता है, राइट? सॉरी इंड्यूसर नहीं, एक जो है वो इनहिबिटर है। तो डिल्टिएजिम होता है वो जो है वो इनहिबिट करता है साइटोक्रोम 3F4 को। और साइक्लोस्पोरिन जो है वो मेटाबोलाइज होता है साइक्लोस्पोरिन जो है वो मेटाबोलाइज बाय द साइटोक्रोम 3F4। तो क्या होगा यहाँ पे देखो, अगर डिल्टियाज़ेम दिया, डिल्टियाज़ेम क्या करेगा? इन्हिबिट करेगा साइटोक्रोम 3F4 को। मतलब ये जो CYP3F4 है, वो साइक्लोस्पोरिन का मेटाबॉलिज़्म नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से इनकी जो एक्शन होती है, वो मतलब जिसका जो लेवल होता है वो क्योंकि मेटाबॉलिज़्म नहीं हो रहा है इसका, इसलिए उसका जो लेवल होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। इसलिए सही ऑप्शन कौन-सा हो गया? इंक्रीज ब्लड लेवल ऑफ द साइक्लोस्पोरिन। सीधा-सीधा अगर हम लोग देखते हैं तो डिल्टियाज़ेम जो है वो CYP3A4 इन्हिबिटर हो गया। साइक्लोस्पोरिन जो है वो मेटाबोलाइज़ होता है CYP3A4 से। इसलिए अगर दोनों को एक साथ में दिया तो या ये जो CYP3A4 है वो इन्हिबिट हो चुका है, इसलिए वो साइक्लोस्पोरिन का मेटाबॉलिज़्म कम कर पाएगा, जिसकी वजह से प्लाज़्मा कंसंट्रेशन जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। और फार्माकोलॉजी में सेक्शन में लास्ट क्वेश्चन ये वाला है, द एंटीवायरल ड्रग यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द इन्फ्लुएंजा ए बाय इनहिबिटिंग व्हिच एंजाइम, राइट? तो ये एंटीवायरल ड्रग्स में आता है। तो ये एंटीवायरल ड्रग्स में भी ट्रीटमेंट ऑफ इन्फ्लुएंजा ए, तो इसके लिए जो एंजाइम इनहिबिट होता है वो होता है हमारा न्यूरामिनिडेज। किस तरीके से होगा? तो उसके लिए देखना पड़ेगा हम लोगों को, ये इन्फ्लुएंजा ए जिसको हम लोग बोलते हैं इट कॉमनली यूज्ड एंटी इन्फ्लुएंजा में जो कॉमनली यूज्ड एंटीवायरल्स होते हैं वो होते हैं, एक तो हो गया हमारा ओसेल्टामिविर और दूसरा होता है ज़ैनामिविर। और किस तरीके से एक्ट करते हैं? देज एक्ट बाय इनहिबिटिंग द वायरल जो एंजाइम है उनका नाम है न्यूरामिनिडेज। हम लोगों ने एंटीवायरल में इसको डिटेल में पढ़ के रखा है। तो वायरल पहले अटैच होता है, फिर अंदर मल्टीप्लाई होता है और फिर रिलीज होता है। तो उस प्रोसेस में ये न्यूरामिनिडेज इनहिबिटर मतलब न्यूरामिनिडेज किस तरीके से एक्ट करता है वो देखेंगे। तो ये जो न्यूरामिनिडेज होता है, ये हेल्प करता है जो नए इन्फ्लुएंजा के वायरियन बने वाले हैं, उनको डिटैच करना फ्रॉम द होस्ट सेल सरफेस से। ओके, हम लोगों ने पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं वो। तो होस्ट सेल के सरफेस पे जो नए वायरियन होते हैं, वो उसको रिलीज़ करने के लिए ज़रूरी होता है न्यूरामिनिडेज़, ओके? जिसकी वजह से ये न्यूरामिनिडेज़ की वजह से ही जो वायरियन होते हैं, न्यू फॉर्म हुए वाले होस्ट सेल के अंदर, तो ये जिनका जो रिलीज़ और स्प्रेड होता है, वो पॉसिबल होता है। तो न्यूरामिनिडेज़ को ही अगर हम लोगों ने इनिबिट कर दिया किसी ड्रग से, तो ये प्रिवेंट कर देगा वायरल का रिलीज़, जिसकी वजह से जो वायरसेस होते हैं, वो एक ही सेल में रहेंगे, फिर वो इधर-उधर स्प्रेड नहीं होते हैं, उसी को बोलते हैं देयर इज़ लिमिटिंग द स्प्रेड, ओके? तो यहाँ पे नहीं, ये वाला आपका गलत है, तो यहाँ पे आता है न्यूरामिनिडेज़। उसके लिए हम लोगों को जो सारे एंटीवायरल ड्रग्स होते हैं, उनका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन पता होना चाहिए, ओके? तो इसमें दूसरे ऑप्शंस जो बताए गए हैं, डीएनए पॉलीमरेज़, यहाँ पे ये हम लोग देखते हैं टारगेटेड बाय द ड्रग्स फॉर द डीएनए वायरसेस, ओके? डीएनए वायरसेस के लिए होते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज़, उनको हम लोग टारगेट करते हैं, मतलब इसको यूज़ करते हैं हम लोग यूजुअली एचआईवी थेरेपी में और जो प्रोटेज़ होते हैं, वो एचआईवी एंड द एचसीवी, ओके? तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो मतलब वायरल का जो रिप्लिकेशन होता है, वो अगर पूरी प्रोसेस हम लोगों ने समझ के रखी, तो ये हम लोग ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं। तो इन दिस वे जो हमारा फार्माकोलॉजी सेक्शन है, वो भी फिनिश हो चुका है। तो इस तरीके से हम लोगों ने जीपैट 2025 के सारे क्वेश्चन्स हैं,
उनको डिटेल में एक्सप्लेन कर चुके हैं। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।